Good morning, students. So today we will start the question answers of chapter number 11. We have finished the chapter. आप में से अगर किसी को कोई भी concept समझ में नहीं आया है, so once again you can always give me a call or send me a message and I will try to clarify that doubt of yours. तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, please दोबारा पूछिए. So now we move on to the exercises. So the first question is, which of the following can be beaten into thin sheets? Question number 1. आपको options दिए हुए हैं zinc, phosphorus, sulfur and oxygen. अब इन चारों में से थिन शीट्स का मतलब हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. तो जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि मेलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस ओनली जिंक इज अ मेटल. Phosphorus, sulfur and oxygen are all non-metals. Therefore, the correct answer is A. Okay? क्योंकि मेलेबिलिटी यानी कि पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट करने की जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है और इसके अंदर मेटल सिर्फ जिंक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिंक होगा. फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब सबको तार के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. तो अब नॉन मेटल्स तो बिल्कुल ही डक्टाइल नहीं होते, तो बी और डी तो डेफिनेटली रॉन्ग है. अब हमारे पास ऑप्शन बचती है ए और सी में. अब ए इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेटल्स के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी भी होता है एंड मर्क्यूरी इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. मर्क्यूरी तो लिक्विड में मिलता है, तो वो डक्टाइल नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि लगभग सब मेटल्स डक्टाइल होते हैं. एक आध उसके अंदर एक्सेप्शन होता है जैसे कि मर्क्यूरी है, पर लगभग मेटल्स डक्टाइल होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल. तो जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉस्फोरस को हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है. सो द करेक्ट आंसर इज रिएक्टिव. फिर बी, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं. गुड कंडक्टर्स मतलब मेटल्स के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आसानी से पास होते हैं. तो बी का आंसर है इलेक्ट्रिसिटी. आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. तो अगर आपको याद हो तो जब हमने इफ यू रिमेंबर ओके, तो आई विल शो यू. हमने यस, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. तो आप देखिए, आपको याद है हमने वो एनोलॉजी पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग पहलवान कमजोर पहलवान वाला. तो अब इसमें आयरन कहाँ है? आयरन ऊपर. सो आयरन कहाँ है? आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है. इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इसीलिए जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो आयरन कॉपर को हटा देता है अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है तो. फिर आता है डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस. जब हमने पढ़ा था मेटल्स और एसिड्स का रिएक्शन, आपको याद है हमने ये वाला वीडियो देखा था जिसके अंदर वो सर ने हमें दिखाया था कि कैसे ये वाला जब हमने देखा था वीडियो तो उन्होंने हमें दिखाया था कि कैसे जो गैस रिलीज होती है उसके पास अगर माचिस ले जाते हैं तो पॉप का साउंड आता है. वो पॉप का साउंड क्यों आता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस होती है.
तो दैट मीन्स मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। आपको याद है मैंने जब आपको पढ़ाया था नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, यहीं पर मैंने इसलिए आपको बताया था कि इसीलिए अचार को कांच या सेरेमिक की चीजों में रखा जाता है, बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज फॉल्स। फिर है अगला, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। Sodium is a very reactive metal. True. If you remember, we had seen this video. See, reaction of sodium with water. आपको याद है जिसमें सब कुछ सोडियम को जैसे ही पानी में डाल रहे थे, it was bursting. So sodium is a very reactive metal. Copper displaces zinc from iron sulfate solution. Now let's go back to our, क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है। जिंक कहाँ है? जिंक ऊपर है। इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी जो मेटल लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं करता। देयरफॉर copper displacing zinc from zinc sulfate is a false statement. Okay. Coal can be drawn into wires. हमने जब प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी टर्न्ड इनटू वायर, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू वायर्स। अब कोल जो है इट इज अ नॉन मेटल and therefore it cannot be drawn into wires. Therefore this statement is a false statement. इसलिए ये statement एक गलत statement है। फिर आपको एक टेबल दी हुई है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दी हुई हैं और आपको बताना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में वो प्रॉपर्टी कैसी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस। जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि उनके अंदर एक शाइन होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि उनके अंदर शाइन नहीं होती। हार्डनेस, हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। मेलेबिलिटी, यानी कि पतली शीट्स में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी, तो मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। डक्टिलिटी, यानी कि तार में कन्वर्ट करने की एबिलिटी, तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फिर कंडक्टर ऑफ हीट, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या वो अपने अंदर से बिजली पास करने देते हैं, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है ए, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ढाबे वगैरह में एल्यूमिनियम के पैकेट्स के अंदर खाना पैक करके दिया जाता है। रोटी जो होती है वो हम एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब किसी भी चीज के पतली एल्यूमिनियम, अगर हमें खाना किसी चीज में रैप करना है, रैप मतलब उसके अंदर फोल्ड करना है, तो ये जरूरी है कि वो शीट बहुत पतली और आसानी से मुड़ सके। अब आसानी से मुड़ने की और शीट्स में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है। और क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, दैट इज वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। आप पेपर की, जो पत्ते वगैरह की या लकड़ी की प्लेट्स आपको मिल सकती हैं, पर आपको वो लकड़ी का शीट्स नहीं मिलेंगी एल्यूमिनियम की तरह। वाई? बिकॉज वुड इज अ नॉन मेटल एंड इट कैन नॉट बी टर्न इनटू थिन शीट्स, जिसका मतलब है कि वो पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। इट इज नॉट मेलेबल, बट एल्यूमिनियम इज मेलेबल, इट कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स
and that is why aluminum foils are used to wrap food items. फिर बी है immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. आपने देखा हो कि जो रॉड्स होती हैं, चाहे वो गीजर के अंदर रॉड लगी हो, चाहे वो जो इमर्शन रॉड हम वैसे बकेट में लगाते हैं, दे आर मेड ऑफ मेटल. तो पूछा गया है कि क्यों उनको मेटल से बनाया जाता है, क्यों उनको किसी नॉन मेटल से नहीं बनाया जाता. हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने एक प्रॉपर्टी उसमें ये पढ़ी थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो अपने अंदर से बिजली और गर्मी को आसानी से पास होने देते हैं. इसीलिए जो इमर्शन रॉड्स होती हैं वो मेटल की बनती हैं ताकि उनके अंदर हीट जल्दी पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो गर्म होंगी, और क्योंकि वो गर्म होंगी जल्दी तो फिर वो गर्मी वो पानी को ट्रांसफर करेंगी, जिससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाएगा. सो द रीजन फॉर दैट इज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फिर आता है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, कि कॉपर जिंक को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो मैं दोबारा से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे ले आऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉपर कहाँ है, नीचे, जिंक कहाँ है, ऊपर. जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ऊपर होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है. ओके, यानी कि इसमें से कमजोर पहलवान कौन सा है, कॉपर. ताकतवर पहलवान कौन सा है, जिंक. तो क्या कमजोर पहलवान ताकतवर पहलवान को हिला सकता है, नहीं हिला सकता. दैट इज वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. ओके, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. फिर डी पार्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. तो मैंने आपको बताया था सोडियम का तो हमने पूरा रिएक्शन ही देखा था, जैसे कि ये वाला जो वीडियो था, इफ यू रिमेम्बर, सोडियम कितना रिएक्टिव है. आई टोल्ड यू रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर. यू रिमेम्बर दिस. तो आप देखो सोडियम वाटर में डालने से क्या होता है, ब्लास्ट होता है. ओके, और इसी तरह से पोटेशियम होता है. तो सोडियम वाटर को भी बहुत रिएक्ट करता है, एयर में भी बहुत रिएक्ट करता है. पोटेशियम भी बहुत रिएक्ट करता है एयर और वाटर दोनों के अंदर. तो क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सो रिएक्टिव, दैट इज वाई दे कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर, क्योंकि अगर एयर में स्टोर करेंगे तब भी, मतलब ओपन रख देंगे तब भी रिएक्शन होगा. वाटर में रखेंगे, फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं हमेशा, लेकिन अगर पोटेशियम और सोडियम को रखेंगे तो उसमें भी रिएक्शन होगा, इसलिए उनको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है. सो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर बोथ हाईली रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. तो आपको याद हो जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पूरा ये आंसर बताया था कि कैसे अचार को मेटल की डब्बों में नहीं रखा जाता. वो इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और मेटल सॉल्ट बनाते हैं. मेटल सॉल्ट्स कैन बी टॉक्सिक, जहरीले हो सकते हैं. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो इसका आंसर आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने नोट्स में पेज नंबर 9 पे देखिएगा. इट इज गिवन देयर, आई विल शो इट टू यू. ओके, सो सी वाई फूड आइटम्स लाइक पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल्स. ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, तो आप यहीं पर लिख लेना, दोबारा से डबल राइटिंग मत करना. अगर नोट्स में लिख लिया है तो लेट इट बी देयर. उसके बाद आता है 8th मैच द कॉलम. वैसे तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए. गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी. आयरन से क्या बनता है, मशीनरी. एल्यूमिनियम से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक वायर्स.
कार्बन से क्या बनता है? कार्बन इज अ फ्यूल, कोयलों को हम जलाते हैं। कॉपर से क्या बनता है? सॉरी, एल्यूमिनियम से रैपिंग पेपर बनता है। कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनती है और मर्क्यूरी से थर्मोमीटर बनते हैं। फाइन। सो ये आपके यूजेस ऑफ मेटल्स हैं एक तरीके से। अगर आप ये 6 याद कर लेंगे तो आप 6 यूजेस ऑफ मेटल्स भी याद कर लेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज योर मैच द कॉलम। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। What happens, question number 9, what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Okay, अब यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है। कॉपर क्या है? मेटल है। अब यूजुअली जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, सो दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। पर आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, तो मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट। ओके, पर दोबारा से मैं आपको रिएक्टिविटी टेबल पे लेके जाऊंगी। कैन यू सी दिस? तो अब आप देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब मेटल्स और एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फाइन। पर यहां पर तो हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर इज इवन बिलो हाइड्रोजन। ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। व्हेन रिएक्टिविटी टेबल में इट इज इवन लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो फिर वो हाइड्रोजन कैसे रिलीज कर सकता है? ओके, तो इन द फर्स्ट chemical reaction there will be no reaction because copper is a very very less reactive metal. Okay, तो फिर उन्होंने पूछा है रिएक्शन क्या होएगी, रिएक्शन भी लिखिए। अब H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, उसका केमिकल नाम क्या है? H2SO4। उसके साथ हम Cu यानी कि कॉपर अगर मिलाएंगे, there will be no reaction. Okay, because copper is less reactive metal. Less reactive metals do not react with acids, therefore no reaction. Okay, अगला पूछा गया है iron nails are placed in copper sulfate solution. तो मैंने जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी तो ये हमने पहला एग्जाम्पल ही किया था, आई थिंक सेकंड किया था, कि जब आयरन, आप देख रहे हैं यहीं पर बिल्कुल वही आपसे पूछा गया है कि एक लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था, सॉरी, व्हाई इज माय टेबल नॉट कमिंग। तो मैंने आपको ये बताया था कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट, आयरन का केमिकल साइन क्या होता है? Fe। उसको जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं यानी कि CuSO4 में डालते हैं, तो क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी कि आयरन ज्यादा ताकतवर पहलवान है, कॉपर कमजोर पहलवान है, तो आयरन क्या करता है? कॉपर को धक्का मार देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है। तो जो नई रिएक्शन होती है उसमें क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। बिल्कुल यही इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर है, मैंने आपको यहाँ लिख के दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन भी लिख के दी हुई है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। सरिश टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सरिश ने एक जलता हुआ कोयला लिया और उस कोयले से जो गैस निकली जलाने से, उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भर लिया। ओके, ये एक एक्शन हुआ। फिर आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस? वो ये कैसे पता लगाएगी कि गैस का नेचर क्या है, यानी कि गैस एसिडिक है या गैस बेसिक है, वो कैसे पता लगाएगी। Write down word equations of all the reactions taking place in this process. इस प्रोसेस में जो भी रिएक्शन हो रही है उनको आप लिखिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ जो हमने पढ़ा है। तो यस, ओके, इफ यू रिमेम्बर, आपको मैंने सल्फर का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। आई शो इट टू यू अगेन।
अब यहाँ पे ये सल्फर ले रहा है, पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि वो कोयला ले रहा है। सल्फर भी नॉन मेटल है और कोयला भी नॉन मेटल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे मेक नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो सल्फर क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कार्बन, जैसा कि इसमें कोयला इन्वॉल्व है, तो अगर कोयला रिएक्ट कर रहा है तो कोयला क्या बनाएगा, कोयला बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2। फाइन। तो फिर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि जब बीकर में वो गैस भर गई है, अगर आप उस बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको शेक करेंगे और उस पानी को वापस से निकालेंगे, और अगर आप उसके अंदर लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, इट शुड टर्न रेड। रेड होने का मतलब है दैट इट इज एसिडिक। नॉन मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे मेक नॉन मेटल ऑक्साइड्स, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेस एसिडिक होते हैं नेचर में। और कोई भी चीज एसिडिक है नेचर में, ये टेस्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप लिटमस पेपर डालिए, ब्लू लिटमस पेपर डालिए, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है इसका मतलब कि वो एसिडिक है नेचर में। तो बिल्कुल यहां जो हम सल्फर के साथ कर रहे थे, इस क्वेश्चन में चारकोल पूछा गया। चारकोल यानी कि कोयला। कोयला इज अ नॉन मेटल। जब कोयला ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो इट विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने टेस्ट ट्यूब में वो गैस इकट्ठी करी है, अगर उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी डाला जाएगा और उसको शेक किया जाएगा और उस पानी को फिर दोबारा एक कंटेनर में निकाल लिया जाएगा, तो अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे इट शुड टर्न रेड, विच शुड टेल अस कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो दैट इज हाउ शी विल फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब इसके अंदर बोला गया है कि आप रिएक्शन लिखिए, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। तो इसके अंदर 2 रिएक्शन होंगी बेसिकली। पहली रिएक्शन क्या होगी, जब कार्बन यानी कि C ऑक्सीजन से मिल रहा है तो वो क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो उसको टेस्ट करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है कि नहीं है, आपने उसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो CO2 के साथ जब H2O मिल जाएगा यानी कि वाटर मिल जाएगा तो फिर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। उसका केमिकल साइन क्या है, H3CO3। ओके, अगर क्योंकि इसमें वर्ड रिएक्शन ही बोला गया है तो अगर आप केमिकल वाली रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फाइन, दोनों लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। वन डे रीटा वेंट टू jeweler shop with her mother. Her mother gave old jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? बोला गया है कि एक बार रीटा अपनी माँ के साथ ज्वेलरी शॉप पे गई। उन्होंने ज्वेलरी शॉप के ऊपर कुछ गहना जो था, आपने देखा है ना, बहुत बार बोलते हैं हमने ये गोल्ड को पॉलिश कराया है, और पॉलिश कराते हैं तो वो गोल्ड दोबारा चमकने लग जाता है। तो ऐसे वो गोल्ड को पॉलिश कराने गए। जब उन्होंने ज्वेलरी वापस ली तो उनको महसूस हुआ कि ज्वेलरी का थोड़ा सा वेट अब कम हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ज्वेलरी का वेट क्यों कम हुआ होगा। अब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है किसी भी चीज को जब हम धोते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज करिए अगर कोई बहुत ही गंदा बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर अगर आप कोई एसिड डालेंगे, बाथरूम क्लीनिंग एसिड डालेंगे, तो आप देखेंगे जहां जहां आप वो एसिड डालते हैं वहां वहां से वो बाथरूम फ्लोर चमकने लग जाता है। ओके, बिल्कुल कुछ वही कॉन्सेप्ट है सोने की ज्वेलरी को या चांदी की ज्वेलरी को पॉलिश करने का। जब वो काली पड़ जाती हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनको एक एसिड के सोल्यूशन में डुबोया जाता है। ओके, दे आर डिप्ड इन एन एसिड सोल्यूशन टू क्लीन देम। अब क्योंकि गोल्ड जो होता है वो उस एसिड से कम रिएक्टिव होता है, तो वो एसिड थोड़ा सा गोल्ड की जो टॉप लेयर होती है उसको डिसॉल्व कर देता है।
जिसके कारण उसकी नीचे की लेयर निकलाती है और फिर वो चमकने लग जाता है सोना, क्योंकि उसकी ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। फाइन। और यही कारण है कि जब सोने को पॉलिश कराया जाता है या चांदी को पॉलिश कराया जाता है तो उनका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, एंड नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन। व्हाई फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर? फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल। उसको पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? तो उसको पानी के अंदर इसलिए रखा जाता है बिकॉज फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। ये भी आपके नोट्स में है, यहाँ पे दिया हुआ है। वाई इज फॉस्फोरस अ नॉन मेटल इज नॉट केप्ट इन ओपन? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन एंड इट कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। तो आप ये यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 डाल के वहीं आंसर लिख लीजिएगा, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं अगर आपने नोट्स में लिखा हुआ है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड our chapter number 11. Now I have class with you on Monday again. तो कल थर्सडे है, जब आप ये लेसन देख रहे हैं थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days to finish your science work. प्लीज फिनिश योर साइंस वर्क। किसी को भी इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज और अ वॉइस नोट। प्लीज आस्क अगेन। ऑल दी टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ, फिर भी आप में से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो फिर मंडे को 10 बजे आपकी क्लास है। 10 o'clock दिस होमवर्क शुड बी सबमिटेड। चैप्टर नंबर 11 का सारा काम फिनिश होके सबका काम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।